टेढ़ीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने RSCERT उदयपुर द्वारा जो बोर्ड एग्ज़ाम ली जाएगी कक्षा 5 की, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट का प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो आपकी मेन बोर्ड एग्ज़ाम होगी क्लास 5 की, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऐसा ही पैटर्न आपको मेन क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर हल करने में कितना समय दिया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर हल करने में 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा कि आप 2.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व करोगे। और ये पेपर कितने अंकों का होगा, मतलब कितने मार्क्स का ये पेपर होगा? ये होगा 80 मार्क्स का। तो 80 अंकों में आप कितने ला सकते हैं वो आपकी तैयारी पर निर्भर है। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन 1 अंक का है। ये वस्तुनिष्ठ वाला क्वेश्चन के सामने उनके अंक भारे दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके सामने ये 1 अंक दे रखा है कि बालक का शौकन जो पाठ है वो आपने पढ़ा होगा। उस पाठ के आधार पर ये बताओ कि लड़के ने अपने शौकन, मतलब लड़के को जो सपना आया था, शौकन आया था, वो बात उसने किसको बताई थी? जमींदार को बताई थी, या सेठ को, या फिर पिता को, या फिर किसी को नहीं? तो अगर आपने ये कहानी पढ़ी है, बालक का शौकन ये पाठ पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजा ने सोचा इसे हराना मुश्किल है। रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। रेखांकित क्या होता है? जो रेखा से अंकित हो। यहाँ इस लाइन में, इस वाक्य में आप देखोगे तो एक ही शब्द रेखा से अंकित है, वो है हराना। हराना के नीचे क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब रेखांकित है। तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो हराने का अर्थ क्या होता है? तो हराना आज़ाद करना तो होता नहीं है। सम्मान करना भी हराने का अर्थ नहीं होता है। जीतना, ये इसका अपोजिट है, विलोम शब्द है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचेगा, पराजित करना। राजा ने सोचा कि इसे पराजित करना कठिन है या फिर हराना कठिन है, दोनों एक ही बात है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं। भारतीय जो स्त्रियां हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? लज्जा होती है भारतीय स्त्रियों की। लज्जा तो उनका गहना मानी जाती है। विनम्रता, भारतीय स्त्रियां जो है वो हमेशा विनम्र रहती हैं। ममता, मतलब उनमें ममत्व रहता है। उपयुक्त सभी, तो भारतीय स्त्रियों में ये तीनों गुण ही मौजूद रहते हैं। तो ऑप्शन ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जैसलमेर को किसकी नगरी कहते हैं? तो आप देखोगे पहाड़ियों की, मतलब पहाड़ियाँ तो बहुत कम है, वहाँ रेत के टीले ही टीले हैं, तो पहाड़ियों वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जंगलों की, तो वहाँ जंगल भी नहीं है। नदियों की, नदी का तो वहाँ नाम ही नहीं है। हवेलियों की नगरी कहा जाता है। तो इस आधार पर इसका जो विकल्प स है वो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? तो आपने अगर ये अध्याय पढ़ा है तो इसमें आपको एक तो चंदन नाम दिखाई दिया होगा, उदय नाम दिखाई दिया होगा, बनवीर नाम दिखाई दिया होगा और विक्रम नाम दिखाई दिया होगा। तो इसमें बताओ कि पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? तो जो बनवीर था वो किसको मारने के लिए आया था? वो राजकुमार उदय सिंह को मारने के लिए आया था। उदय सिंह किसका बेटा था? राजा विक्रमादित्य का। और उस उदय सिंह के बिस्तर पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र को सुला दिया था, जिसका नाम था चंदन। और बनवीर ने अपनी तलवार से चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चंदन को उसने क्या समझा? राजकुमार उदय सिंह समझा और उसको मार डाला। प्रश्न नंबर 6 है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो अगर आपने ये अध्याय पढ़ा है, ये कहानी पढ़ी है मेहनत की कमाई, तो आप जान जाओगे कि पहले जब उसके पिता ने उसे मेहनत करने को कहा तो एक बार तो अपनी माता से रुपए ले लिए, एक बार बहन भाई से ले लिए,
और अंतिम बार हर बार उसके पिता ने यही कहा कि ये कुएं में फेंको। तो जो उसकी मेहनत की कमाई थी वो उसे कुएं में फेंकने में कोई संकोच नहीं हुआ, मगर अंतिम दिन उसने मेहनत से वो चवन्नी कमाई थी, उसने एक बड़ा भारी संदूक एक सेठ का उसके घर पहुंचाया था, जिसके कारण उसे चवन्नी मिली थी। इसलिए उसने वो मेहनत की कमाई वाली जो चवन्नी थी वो कुएं में नहीं डाली, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई की थी। तो ये जो प्रश्न था ये 3 अंक का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कोई 3 सुझाव आपको देने हैं। तो अगर आपको बीमारियों से मुक्त रहना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए एक तो हमें नियमित व्यायाम करने पड़ेंगे, योग करना पड़ेगा, और हमें जो गंदगी है उससे दूर रहना है, स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है, और साफ सफाई से बना हुआ खाना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये कोई भी 3 सुझाव आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 है जो 3 अंक का है। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। आपने खेली होगी, देखी होगी कबड्डी। कबड्डी जो है उससे हमारे अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो कबड्डी के खेल से हमारे अंदर नेतृत्व का भाव जागृत होता है। नेतृत्व मतलब जो टीम का कप्तान होता है वो अपनी टीम का नेतृत्व करता है, और इसमें कबड्डी के खेल से हमारे अंदर समूह की भावना जागृत होती है कि हम समूह में मिलकर वो खेल खेलते हैं। और कौन से गुण विकसित होते हैं। कबड्डी से हमारा जो शरीर है वो भी संतुलित रहता है, ना तो मोटापा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा हम कमज़ोर महसूस करते हैं। तो कबड्डी के कोई से भी 3 गुण आप लिख सकते हो। फिर है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और फिर इस गद्यांश से संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा, मतलब ये गद्यांश 8 अंक का है। तो इसमें तो आप आसानी से ये 8 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो पढ़ते हैं पहले हम ये गद्यांश। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर वो ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी वो भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे का समय लग गया था। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का एक ही उद्देश्य था। केवल वो कौन सा उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए। तो यही उनका उद्देश्य था, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी वो शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो यह पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हमें इस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे। तो आप पहली लाइन पढ़ी होगी, दोनों भाई अपने अपने घरों से भोजन बनवाकर ले आए थे। तो आपको लिखना है, दोनों भाई अपने अपने घरों से भोजन बनवाकर लाए थे। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और अशुद्धियों का ध्यान रखना, इसमें जैसी मात्रा है वैसी ही मात्रा आपको लगानी है, और बहुत ही अच्छी राइटिंग से, अच्छे लेखन से आपको ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। तो आप यहाँ देखोगे उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। तो आपको लिखना है, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। कितने की जगह आपको लिखना है 3, और आगे लिखना है भाग किए। ये भी आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग से करना है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था। तो आपने देखा होगा उद्देश्य यहाँ दिया गया है।
तो उनकी समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। यही उनका उद्देश्य था। फिर चौथा क्वेश्चन है, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव आया? तो भोजन करने के बाद महात्मा जी ने क्या देखा? दोनों भाई शांत थे। तो यही बदलाव आया, उन दोनों का गुस्सा क्या हुआ? शांत हो गया था। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि हम भारत के भरत पाठ, आपका ये अध्याय नंबर प्रथम है, तो इसके आधार पर सबसे बढ़कर देश किसे कहा गया है? तो आप इसमें ऑप्शन देखोगे, नेपाल, चीन, बर्मा, इनकी तो कहीं बात ही नहीं की है। अगर आप ये लाइन क्वेश्चन में ही देख ली तो आपको पता ही चल जाएगा, तो ये हम भारत देश की बात हो रही है, तो ऑप्शन ब जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देखें तो पहला रिक्त स्थान वाला है, यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी। तो ये दो शब्द आपको दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर सही बैठता है वो आपको बिठाना है। तो ये धरती जो, तो धरती क्या होती है? धरती माता होती है या पिता होता है? तो हम देखते हैं कई जगह हमने पढ़ा है धरती माता, तो यहाँ माँ वाला ऑप्शन आपको लिखना है। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, तो यहाँ आपको माँ लिखना है। दूसरा, इसमें बोलो खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे ही परीक्षा आती है तो हम नाटक करने लग जाते हैं, तो नाटक वाला ऑप्शन तो होगा नहीं बिल्कुल। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई। जब मेहनत करेंगे तभी हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे और हम पास होंगे, अपनी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अगला खाली स्थान जो है रिक्त स्थान, उसमें पूछा गया है कि माँ का दूध पिया जो है उसी की खाई है। तो उसी की क्या खाई है? कसम। कसम मतलब सौगंध। तो यहाँ आपको लिखना है सौगंध। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, तो ये आपको लिखना है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में लिखना पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाएं। समानार्थी मतलब एक जैसे अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ हुलसना, तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसमें हुलसना का अर्थ कौन सा है, उसके समान अर्थ कौन सा है? हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो ये इसका राइट हो जाएगा। फिर है गाथा। गाथा का अर्थ होता है कहानी, ये इस गाथा का समानार्थी हो जाएगा कहानी। खुशबू होती है सुगंध, तो खुशबू का समानार्थी हो जाएगा सुगंध। वीर का अर्थ होता है बहादुर, तो वीर का समानार्थक हो जाएगा बहादुर। मल्हार, ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक प्रकार का राग होता है, तो मल्हार का समानार्थक हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक प्रकार का राग। रसधार, तो रस की धार, ये तो सबसे आसान है। अगर रस धार पढ़ लिया तो इधर भी क्या है? रस धार है, और की से वो जुड़ा हुआ है। कि इसमें क्या है? समास है, ये तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रसधार मतलब रस की धार। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से इनको मिला सकते हो और 6 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? तो आपने ये पढ़ा होगा कि दुर्जन और सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग किस किस कारण करते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का अर्जन करता है। कि दूसरा अगर किसी मुसीबत में है तो वो क्या करेगा? अपनी संपत्ति का उपयोग करके उसको मुसीबत से निकालने का प्रयास करेगा। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संचय जो है वो खुद अपने लिए करते हैं। तो यहाँ सज्जन व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों कमजोरों की भलाई के लिए
करते हैं। फिर है आगे व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रश्न नंबर 13 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची भी क्या होते हैं? एक जैसे कि सभी का अर्थ एक ही हो उन शब्दों का। सूरज जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, नीर जो है ये पानी का पर्यायवाची है, धरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इन तीनों में से कोई भी आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, गगन, आकाश, व्योम ये क्या है? आकाश के, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। तो आपसे इसका अर्थ नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपको इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है चार चांद लगना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे? वाक्य में अगर आप प्रयोग इसका करोगे तो ये मुहावरा ही वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए, ना कि इसका अर्थ। आप किस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग करोगे कि महिला द्वारा गहने पहनने से उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। कि जैसे ही महिला गहने पहन लेती है तो और भी अधिक सुंदर हो जाती है। तो महिला द्वारा गहने पहनने पर उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए, इस प्रकार आपको ये लिखना है। दूसरा है मुंह में पानी आना। तो मुंह में तो मिठाई देखकर ही पानी आता है, तो इसको आपको वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है इसका? हलवाई की दुकान देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, मतलब जी ललचाने लगता है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तीसरा है फूले न समाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे? उसके परीक्षा में इतने अधिक अंक आ गए कि वह फूला नहीं समा रहा है, कि उसको बहुत ज़्यादा अंक मिले हैं और वो बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है, परीक्षा में अधिक अंक आने पर वह फूला नहीं समा रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। ये नहीं बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। सबसे पहले हम बात करें विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ सुंदर विशेषण है, इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे? इसका वाक्य में प्रयोग करोगे मोहन सुंदर लड़का है। ये वाक्य में प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो। फिर है सच्चा। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे? हमें क्या करना है इसका? सच्चा कि जो कभी झूठ नहीं बोलता है। मोहन तो बहुत सच्चा आदमी है, इस प्रकार आप इसका वाक्य में प्रयोग कोई भी कर सकते हो, मगर आगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द आना चाहिए। जैसे मोहन सच्चा आदमी आ गया, तो आदमी क्या है? आदमी संज्ञा है और उससे पहले सच्चा। तो सच्चा आदमी, सच्चा लड़का, सच्चा इंसान, तो ऐसे कोई भी आप लगाओगे संज्ञा से पहले। ऐसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, तो लड़की लड़का इससे पहले सुंदर आ गया तो सुंदर विशेषण है और वो शब्द क्या है? संज्ञा है। फिर गहरा, समुद्र ऐसे कहते हैं इसका, सड़क पर बहुत गहरे गड्ढे बने हुए हैं। तो गड्ढे जो है वो तो संज्ञा है और गहरा क्या है? गहरा विशेषण हो गया। तो इस प्रकार आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। फिर है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द आपको बनाने हैं। तो यहाँ आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाओ, मतलब आपको इनके विलोम शब्द बताने हैं। रात का उल्टा क्या होता है? दिन। रात का उल्टा दिन। कठोर का उल्टा क्या होता है? लचीला। लचीला या मुलायम और कठोर बिल्कुल हार्ड होता है। सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ। तो ये इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। फिर हम ब में देखें, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर आपको नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ आपको लिंग बदलना है। लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
तो यहाँ शेर क्या है, पुल्लिंग है, इसका लिंग बदलना है, इसको स्त्रीलिंग करना है तो क्या हो जाएगा, शेरनी। मोर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोरनी। घोड़ा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ी। इस प्रकार आप इनके लिंग बदल सकते हैं। फिर आ गया प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। आपको शेर और खरगोश की कहानी याद आ रही है तो वो कहानी आप यहाँ लिखोगे, या फिर अगर आपको बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी अच्छी प्रकार से याद है तो आप वो लिख सकते हो। किसान और चार बेटे वाली कहानी संगठन में शक्ति वाली याद है तो वो लिख सकते हो। तो इन तीनों में से आपको एक कहानी नीचे इन लाइनों में लिखनी है और आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। कहानी बहुत ही सुंदर लेखन में आपको लिखनी है। बहुत जगह दे रखी है, इतने में वो कहानी आसानी से आ जाएगी। अगला जो प्रश्न नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या फिर मेघा है। लड़के के लिए रोहित है और लड़की के लिए मेघा नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये प्रार्थना पत्र लिखोगे तो इसमें यही नाम लिखने हैं, ना कि खुद अपने। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी 6 अंकों का एप्लीकेशन है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, फिर लिखोगे श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। सबसे पहले लाइन में लिख दिया सेवा में, दूसरी लाइन में लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, तीसरी लाइन में यहाँ लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये इतनी लाइन तीसरी लाइन में लिखनी है। फिर चौथी लाइन में लिखना है चित्तौड़गढ़ और ब्रैकेट में लिख देना राजस्थान। और फिर यहाँ पर आपको विषय अंकित करना है, किस विषय पर आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ उदयपुर भ्रमण पर जाने हेतु यहाँ लिखोगे उदयपुर, यहाँ लिखोगे विषय में उदयपुर भ्रमण पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ लिखोगे महोदय और फिर नीचे लिखोगे सादर नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ और मेरे पापा को उदयपुर भ्रमण पर जाने का न्योता मिला है, तो मैं भी अपने परिवार सहित वहाँ पर कुछ दिनों के लिए भ्रमण करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। यहाँ फिर आपको लिखना है धन्यवाद और यहाँ आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की है तो लिखना है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और फिर नीचे शिष्य लिखा है तब तो रोहित का नाम लिखना है, और अगर शिष्या लिखा है तब ऊपर जो नाम दिया गया था राधा का, वो कौन सा नाम था, राधा था या मेघा था, वो आपको मेघा। तो ये मेघा वाला आपको लिखना है। और दूसरी साइड में यहाँ पर आपको दिनांक अंकित करनी है। तो ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 6 अंकों का यह प्रश्न है और एक के लिए 6 अंकों के 6 क्वेश्चन नीचे दिए गए। आंसर जो है ये इसी वर्ग पहली में आपको दिखाई देंगे। या तो वो शब्द ऐसे बनेगा या फिर वो शब्द या तो सीधी पंक्ति में बनेगा या फिर वो ऊपर से नीचे की ओर वो शब्द बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करें एक फल का नाम। तो इसमें यहाँ देखो, या तो इस साइड देखो या इस साइड देखो, कहाँ पर आपको एक फल का नाम नज़र आ रहा है। तो आप ऐसे देखोगे अंगूर है, तो ये 3 जो है ये इस लाइन में एक फल का नाम आ गया। तो यहाँ आप लिख दोगे अंगूर, अंगूर ये लिख दोगे। और फिर दूसरा इसमें पूछा गया है कुएं से पानी निकालने का साधन। तो किससे निकालते हैं, रस्सी से निकालते हैं, मगर रस्सी यहाँ पर है नहीं। तो पुराने ज़माने में रहट का प्रयोग करते थे। तो यहाँ आप इसमें देखो रहट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको रहट ये ऐसा दिखाई दे रहा है,
तो ये वाला आपको इसमें लिखना है। तीसरा है राजा का निवास स्थान। तो राजा कहाँ रहते हैं? महलों में रहते हैं। तो आप यहाँ देखने का प्रयास करें महल कहाँ है। तो ऐसे आप देखोगे तो ये महल आ गया। क्रम से ही वो शब्द आएंगे, अक्षर आएंगे तीनों। इसमें जो भी पूछा वो क्रम से होने चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ हो गया, है यहाँ हो गया और ले यहाँ हो गया, ऐसा नहीं है। क्रम से होने चाहिए, या तो वो ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं। फिर है एक सब्जी का नाम। तो सब्जी का नाम देखोगे तो मटर, ये इस प्रकार मैं तय रे, तो ये सीधा ही बन गया। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ है, तय यहाँ है, रे यहाँ है, ऐसे नहीं बनेगा। ऊपर से नीचे ये सीधा बन गया मटर। फिर अगला है लेखनी। लेखनी या लिखने का साधन क्या होता है? उसको बोलते हैं हम कलम। तो कै ऊपर है, ले नीचे है और मैं इधर है, तो ये क्या हो गया? लिखने का साधन हो गया कलम। अंतिम है एक व्यक्ति का नाम। तो यहाँ आपको व्यक्ति का नाम ढूंढना है। तो रे ते ने रतन, ये क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो इस प्रकार ये पहली पूरी हो गई। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना है आपको इन तीनों में से जो भी अच्छा आता है। अगर आपको हमारा विद्यालय वाला निबंध अच्छा आता है तो वो लिखो, या फिर मेरा आदर्श गांव वाला निबंध अच्छा है तो वो लिखो। मेरा परिवार वाला निबंध अच्छा आता है तो अपने परिवार के बारे में यहाँ लिख दो। तो यहाँ आप एक एक वाक्य में, अलग अलग वाक्य में ये निबंध लिखोगे। हमारा विद्यालय का लिखते हो तो सबसे पहले हमारा विद्यालय का नाम ये है। दूसरी लाइन में हमारा विद्यालय बहुत ही सुंदर है। तीसरी लाइन में इसमें इतने कमरे, इतने प्रयोगशाला, इतने पुस्तकालय हैं। चौथी लाइन में लिख दो हमारे विद्यालय में इतने अध्यापक हैं, इतने शिक्षक, इतने शिक्षिकाएँ हैं और कितने बजे से कितने बजे तक लगता है। ऐसे आप 10-12 लाइन, जितनी इसमें लाइन है उतनी लाइन आप लिख सकते हो। फिर हम आगे बात करें। आगे प्रश्न नंबर 22 है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? कि आपके विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो बहुत गंदी है, तो आप उसको बिल्कुल साफ और देखने लायक बनाने के लिए वहाँ पर क्या क्या करेंगे? तो वो आप यहाँ लिखो। अलग अलग वाक्यों में यहाँ आप इसको लिखोगे तो आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काम करें उस पुस्तकालय में कि वो हमें सुंदर और स्वच्छ दिखाई देने लगे। तो आप कोई भी वाक्य बना कर इसके लिख सकते हो। फिर इसमें ब में पूछा गया है सड़क पर दुपहिया वाहन। दुपहिया मतलब जिसके 2 पहिए हो। दुपहिया 2 पहिए वाला, जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, ये सभी क्या हैं? 2 पहिया वाहन है। जो टेम्पो होता है, टैक्सी होती है, उसमें 3 पहिए होते हैं तो वो तिपहिया वाहन है। और बस के 4 पहिए हैं तो वो चौपहिया वाहन है। तो यहाँ आपको दुपहिया वाहन के बारे में बताना है कि दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ लिखना है। बाइक चला रहे हो तो बाइक के जो सारे डॉक्यूमेंट है वो पूर्ण होने चाहिए, कम स्पीड में चलाने चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना हो जाने पर किसी प्रकार का कोई नुकसान या किसी प्रकार की कोई क्षति अपने शरीर को ना पहुँचे। तो इस प्रकार आप वाक्य बना कर इसके लिख सकते हो। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।